गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कविता विधि के अंतर्गत आपको पढ़ा रहे थे, अब तक पढ़ाया आपको गुण, परिभाषाएं, अब उसके बाद बताएंगे आपको विशेषताएं। तो जगन्नाथ कविता होती क्या है? कविता रचना की वह लय, गति और यति के जो बंधन से युक्त होती है वो कहलाती है कविता। आचार्य जो जगन्नाथ हुए थे उन्होंने कहा था रमणीय अर्थ के प्रतिपादन करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? कविता कहा गया, अर्थात पद्य कहा गया है। किसमें? संस्कृत में कहा गया उन्होंने पद्यांश अर्थात काव्य कहा गया है। जॉनसन ने कहा है कि कविता जो होती है वो छंदों में होती है। क्या होती है? छंदों में होती है। हैरिस ने कहा कि कल्पना संवेगों के माध्यम से जीवन की अभिव्यक्ति है। जो कल्पना जो होती है वो संवेग होते हैं हमारे, वो हमारे जीवन की क्या होती है? अभिव्यक्ति कही गई है। इसके बाद हमने आपको पढ़ाए थे उसके गुण। कविता होती क्या? कविता मनोरंजन प्रधान, एक मनोरंजन का एक उसमें प्रधान गुण है। वो लय, गति और यति से युक्त होती है, अर्थात संगीतात्मकता से युक्त। संगीत कविता में प्रेषित किया जाए तो कविता बहुत ही रोचक एवं मनोरंजनपूर्ण हो जाती है, जिसके कारण संगीतात्मक स्वर में मनोरंजन इसका एक प्रधान गुण है, जिसमें मनोभावों को उभार करना, मनोभावों की अभिव्यक्ति को संप्रेषित करना ही कविता के माध्यम से बतलाया गया है। कविता की अपेक्षा पद्य का क्षेत्र भी बहुत व्यापक होता है। ये भी आपको बताया गया है कि कविता की अपेक्षा जो पद्यांश होता है उसका क्षेत्र व्यापक होता है। सभी कविताएं पद्यांश होती है पर सभी पद्यांश कविता नहीं हो सकते हैं। यहाँ तक आपको बता चुके हैं। अब उसके बाद अब आपकी आएगी इसमें विशेषताएं। अब विशेषताओं के अंतर्गत इसमें पहली विशेषता है इसकी सजीवता। पहली जो विशेषता है वो है सजीवता। प्रत्येक जो मानव होता है उसका मूल यही ध्येय होता है कि जो उद्देश्य होता है सुख से जीवन व्यतीत करना। प्रत्येक व्यक्ति का मूल उद्देश्य होता है कि जिसने वो जन्म लिया है या पृथ्वी पर आया है उसका जीवन कैसे निकले? सुख से निकले, आनंद से निकले। वो ही इसका एक क्या मूल, आप भी यही चाहते होंगे, हम भी यही चाहते हैं, और भी लोग हैं वो भी यही चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई कष्ट ना आए, हमारा जो जीवन वो कैसा हो, सुख में निकले। कभी कभी व्यक्ति को अपने जीवन में उत्पन्न समस्या को सुलझाने में अतीत के आदर्शों से बड़ी सहायता मिलती है। समस्या हर किसी के जीवन में आती है। अपन कहते हैं कि नहीं हमारे पास, हम केवल ये चाहिए कि हमें सुख ही सुख हो, दुख आए नहीं हमारे पास। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। सुख और दुख दोनों क्या एक दूसरे के पहलू है, संपूरक है, पूरक है। लाभ हानि, सुख दुख, दिन रात, ये सारी ये जो क्रिया चलती आई है वो क्रिया तो होते के ही रहेगी। हम चाहें कि हमारे सामने क्या नहीं आए, समस्या नहीं आए। हमारे सामने अगर समस्या नहीं आएगी तो फिर सुख कैसे आएगा? सुखी सुख का आनंद करोगे तो आप दुख जानोगे नहीं, दुख क्या होते हैं। फिर आदमी से आदमी नहीं कहोगे, सामने वाले को कुछ समझोगे नहीं, घमंड आ जाएगा आपके अंदर, गर्व हो जाएगा बिल्कुल अपने, आ रहे हमारे समान कोई नहीं है। तो सुख तो होना ही नहीं चाहिए। दुख में तो आप भगवान को भी याद करते हो, सुख में भगवान को भी याद नहीं किया जाता। तो जो समस्याएं आती है जिससे इंसान इतना टूट जाता है, जो हमारे जो आदर्श हैं, हमारे जो प्राचीन जो सभ्यताएं, प्राचीन जो बात बतलाई गई हैं उनसे हमें प्रेरणा लेनी होती है, या उनके जीवन में या अतीत के आदर्शों से हमें बहुत बड़ी सहायता मिलती है। जो आदर्श हमारे ऊपर सामने आ चुके हैं, जैसे भगवान राम का आदर्श, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा में रहना। एक आज के युवक को देख लो और एक उस त्रेता युग के, द्वापर युग के राम को देख लो, त्रेता युग में जो हुए थे उसको देख लो और आज की आधुनिक तुलना कर लो तो बिल्कुल ही यूं 36 का, एक इधर एक इधर। तो उनके आदर्श को अपनाना, जो समस्याओं से हम झूल रहे हैं, अतीत में हमारे जो आदर्श पुरुष हुए हैं, जो आदर्श हुए हैं हमारे, उनसे प्रेरित होना, उनसे शिक्षा लेना। पारिवारिक जटिल समस्याओं का समाधान तुलसी के महाकाव्य रामचरितमानस में किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है। मैंने कहा है आदर्श कौन थे? भगवान राम हमारे। तो तुलसीदास की जो रामचरितमानस है उसके जो पारिवारिक जो हमारी समस्याएं बहुत सारी
घर गृहस्थी की, उन्होंने वनवास दिया, अपने पुत्र से मोह किया। आज के युग के देखते हुए उस युग की तुलना करना, अपने पिता के वचन के खातिर बेटा चला गया, तो वो सारी घटनाएं, हमारी जो समस्या वर्तमान में जो उपज होती है, उनसे हमें क्या लेना चाहिए? तुलसीदास की जो रामचरितमानस है उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तभी हमारी क्या है, जो कविता जो विधि है उसमें ये सजीवता लिए हुए होती है। अगली जो विशेषता है वो है अनुभूति की प्रबलता। अनुभूति की प्रबलता कौन सी? अनुभूति, अनुभूति की प्रबलता। पहली कौन सी हो गई? सजीवता, आदर्श रूप में प्रेरित होना। जब व्यक्ति की अनुभूति तीव्रता तक पहुंच जाती है तब भावना व्यक्ति को भाषा द्वारा अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करती है। जिस व्यक्ति के जैसे विचार होंगे वैसे ही उसकी अनुभूति और अनुभूति से उत्पन्न कविता होगी। जब व्यक्ति की जो अनुभूति होती है वो तीव्रता तक अर्थात चरम सीमा से भी ऊपर पहुंच जाती है तब वो एक भावना के रूप में संप्रेषित होती है। व्यक्ति की भावना व्यक्ति को भाषा द्वारा प्रेरित करने के लिए, अभिव्यक्ति करने के लिए प्रेरित करता है। जिस व्यक्ति के जैसे विचार होंगे वैसी ही उसकी भावना होगी, वैसी ही उसकी अनुभूति होगी। आप अगर जैसी अपनी जो अनुभूति है, जैसे हमने सामने वाले के एक सजीवता लेते हुए एक प्रकृति का मनोरम दृश्य लिया है, या कहीं पहाड़ों का लिया है, या झील झरनों का लिया है, या पशु पक्षियों का लिया, या मानव के ऊपर मानवीकरण किया, हमने उन चीज़ों की जो अनुभूति की है उस अनुभूति को ही हमें अभिव्यक्ति के रूप में कविता के माध्यम से बतलाना। जिस व्यक्ति के जैसे विचार होंगे वो वैसी ही अनुभूति के द्वारा कविता को संप्रेषित करता है, अर्थात कविता के द्वारा अपने मनोभावों को उद्गार करना। प्रकृति का मनोरम चित्र, जैसे कालिदास ने क्या लिया था, उसने तो वही ले लिया था, मेघ ही ले लिए थे, बादल ही ले लिए। बादल उसको अनुभूति हुई थी, क्यों? उसकी जो प्रियतमा थी, जो विशालाक्षी थी, उसकी याद में उसने अपना संदेश वाहकी बना लिया। किसको? उसकी जो अनुभूति हो रही थी कि ये बादल है, ये मेरी सहायता करेगा, ये वहाँ जाएगा, तो कल्पना करते हुए उसने सारी अपनी जो मनोव्यथा थी उसके सामने प्रेरित करती। तो कवि जो होता है, लेखक जो होता है, कालिदास ने अपने मन के सारे जो उद्गार होते उस बादल के माध्यम से उस यक्ष को दूत बना करके, अर्थात उस यक्ष के द्वारा अपनी बातों को कह देना। अनुभूति की प्रबलता जब तीव्रता हो जाती है तब कह देना कविता के रूप में। अगला जो इसकी विशेषता है वो है संगीतात्मकता। अगली जो विशेषता है वो है संगीतात्मकता। जो कविता होती है वो तो संगीतात्मकता से होती है, उसमें लय, गति, आरोह अवरोह, उतार चढ़ाव और छंदोबद्ध होती है। तो संगीतात्मकता तो इसमें रहेगी। किसमें? कविता में। कविता संगीत जो होता है कविता की हृदय की गति होती है। संगीत जो होता है वो कविता की क्या होती है? हृदय की गति। वो यही बताया मैंने, लय, ताल, आरोह अवरोह, उतार चढ़ाव, सारे ग म प ध नि सा, उन सारे के समावेश संगीतात्मकता में प्रो देना। कविता हृदय की गति संगीत के माध्यम से होती है। जैसे आरोह अवरोह, जैसे दोहा, चौपाई, सवैया आदि छंदों की संगीतात्मक स्वर लहरी भी भिन्न होती है। छंद, सवैया, दोहा, सोरठा जो अपन बोलते हैं ना, तो छंदों को तो अपन एक, जैसे रामायण जी की आप चौपाई बोलते हो तो चौपाई को तो एक तर्ज में बोलते हो, जब बीच में छंद आ जाता है तो छंद में आप उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह के अनुसार बोलते हो ना, वही एक संगीतात्मकता के रूप में विशेषता लिए हुए होती है। अगली जो परिभाषा है वो है स्थायित्व, अर्थात कविता मूल रूप में व्यक्ति को मानसिक क्लेश से निकालकर सुख की अनुभूति कराने का प्रयास कराती है।
स्थायित्व। कविता जो होती है मानसिक सुख का, मानसिक जो क्लेश है उससे निकालकर सुख की अनुभूति कराना, सुख की अनुभूति कराना क्या मूल उद्देश्य है? कविता का उद्देश्य है मानसिक क्लेश से निकालकर सुख की अनुभूति कराने का प्रयास करती है। यह शाश्वत नियम भी है। आपका मूड खराब हो रहा हो या किसी बात की टेंशन हो, घर वालों से झगड़ा हो गया हो या इस विद्यालय में अपने साथियों के साथ झगड़ा हो गया हो या कोई समस्या में फंसे हुए हो, तब उस समय आप सुख की अनुभूति करना चाहते हो, कहते हैं ना अकेले में रहना मुझे, तो उस समय आप जो आपके मनपसंद का है उस गाने को आपको सुनना, एक मोटिवेशनल के रूप में आपका दिमाग क्या हो जाएगा, जो मानसिक जो क्लेश है, मानसिक जो अंतर्द्वंद जो आपके अंदर चल रहा है, वो शांति एकदम पीसफुल माहौल में वो सुनना तो सुख की अनुभूति प्राप्त कराता है। अर्थात ये स्थायित्व देती है कौन? कविता। तो होता है ना कभी कभी अपन बहुत टेंशन में होते हैं, क्या करते हैं, लगाई कानों में, एक तेज कर ली आवाज़ और आराम से किसी की नहीं सुनना और सुनना और एकदम रिलैक्स मूड में हो जाते हैं। तो वही क्या होती है, मानसिक क्लेश से निकालकर सुख की अनुभूति कराती है कौन? कविता। ये हमारे लिए स्थायित्व अर्थात स्थायित्व रूप में होती है क्या? कविता। ये अस्थायी नहीं होती है, स्थायित्व देती है हमारे। जब कोई भी समस्या उत्पन्न हो जाती है उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करती है। साथ ही यह भी शाश्वत नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति सुख से रहना पसंद करता है। अर्थात कविता में भी स्थायित्व होता है क्योंकि वह दुख को दूर कर सुख की अनुभूति कराती है। मैंने कह दिया ना, सब लोग सुख ही चाहते, दुख को नहीं, पर दुख जब आ जाए, मानसिक जब क्लेश हो जाए तो सुख की अनुभूति कौन कराता है? कविता। तो कविता के माध्यम से आप अपने आप को उस जो आपके दिमाग में अंतर्द्वंद चल रहा है, जो टेंशन हो रही है या किसी प्रकार की जो भी समस्या है उसको सुन लेना तो आप सुख की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। अगली जो विशेषता है वो है छंदोबद्धता। अगली जो विशेषता है वो है छंदोबद्धता। अब कविता में लय, गति, उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह छंदोबद्ध नियम से तो होती है। ये सारी चीज़ें इसमें होती है। कविता में लय, ताल, गति, संगीत ऐसी विशेषताएं जो गद्य में नहीं पाई जाती हैं। यद्यपि यह सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति गा नहीं सकता, परंतु अवकाश के क्षणों में गुनगुना तो सकता है। लय, गति सारी चीज़ होती है। ये सही सत्य है कि सारे व्यक्ति गाने में निपुण नहीं हो सकते, लेकिन जो अवकाश के क्षण होते हैं उसमें गुनगुना सकते हैं। अर्थात बाथरूम सिंगर तो हर इंसान होता है, वो स्टेज रूप में अर्थात प्रख्यात नहीं हुआ तो क्या, जैसे कुमार सानू नहीं बना, जो आधुनिक जो है वो नहीं बना, या किशोर कुमार नहीं बना, वो बात अलग है। वो तो गायककार ही हैं, उनको तो गॉड गिफ्ट मिली है। लता मंगेशकर उनको तो गॉड गिफ्ट है, उनकी तो भगवान ने, सरस्वती माँ ने कंठ ही ऐसा दिया है। तो जो लय गति है उन चीज़ों को छंदोबद्ध में पिरोकर, अर्थात आप मूल रूप में नहीं, प्रत्येक व्यक्ति नहीं गा सकता, तो बाथरूम सिंगर तो कोई ना कोई है। हर इंसान बाथरूम सिंगर तो रहता ही है और अपने जो अवकाश के क्षणों में जो एकांत में बैठा रहता है वो गुनगुना सकता है। तो छंदोबद्धता के क्रम में कविता हमारे लिए बहुत ही लाभदायी सिद्ध पाई जाती है। सरसता, अगली जो विशेषता है वो है इसकी सरसता। रस व काव्य परस्पर आधारित है। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। रसात्मकम काव्यस्य। सरसता मतलब रस से युक्त। सरसता रसस्य काव्यम, रसस्य काव्यम या काव्यस्य रसस्यम, ये इसकी एक विशेषताएं बताई गई है। अगली जो विशेषता है वो है भावानुकूल भाषा।
भाषा वाक्य के भाव के अनुकूल होनी चाहिए। कौन सी है? भावानुकूल भाषा। अगला जो पॉइंट है वो है भावानुकूल भाषा। तो जो भाषा होती है भाव के अनुकूल होनी ही चाहिए, तभी आपकी जो कविता शैली है वो सर्वश्रेष्ठ कहलाएगी। ऐसे नहीं कि कविता तो है वीर रस की, आप ले जा रहे हो उसको हास्य रस में, या कविता है हास्य रस की, आप ले जा रहे हो उसको करुण रस में, तो आपकी जो भाषा शैली है वो बिल्कुल ही बिगड़ जाएगी। आपकी जो कविता है वो हास्यास्पद हो जाएगी, या उसमें बहुत सारी त्रुटि आने लग जाएंगी, लोग उसको पसंद नहीं करेंगे और आपके ऊपर उंगली भी उठेंगी। तो जो भाषा होनी चाहिए वो भाव के अनुकूल होनी चाहिए। अगर करुण रस में आपकी कविता है तो करुण रस के अनुसार, रौद्र रस में है तो रौद्र रस के अनुसार, हास्य रस में है तो हास्य रस के अनुसार, जैसी शैली है उसी शैली के अनुसार आपको भाषा का प्रयोग करना चाहिए। भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग कविता की भाषा पर अधिकार और भावों की प्रबलता की उचित शब्दों को ही जन्म देती है। मेन होती है इसमें अपने भावों के अनुकूल ही भाषा को संप्रेषित करना। तो ये थी इसकी कुछ विशेषताएं। पहली थी सजीवता, अर्थात प्रत्येक मानव क्या करता है? सुख की इच्छा करता है। हमें केवल क्या मिले? सुख ही सुख मिले। जो समस्याएं आती है, जो प्राचीनता हमारे जो साहित्य हैं, जो प्राचीन हमारे आदर्श है, उनसे हमें प्रेरणा लेते हुए। दूसरी है अनुभूति की प्रबलता। अनुभूति की प्रबलता आदमी के या मनुष्य के जैसे विचार होंगे, जिस प्रकार की वो अनुभूति करेगा उसी विचार के अनुसार वो कविता की रचना कर सकता है। संगीतात्मकता, हृदय की गति किसको कहा गया? कविता को कहा गया है। स्थायित्व, कविता मानसिक क्लेश से निकालकर सुख की अनुभूति कराती है। छंदोबद्धता, बाथरूम सिंगर सब होते हैं। लय, ताल, गति, यति, इनको प्रत्येक व्यक्ति नहीं गा सकता। तो अब एक एकांत समय में या अवकाश के समय में जरूर वो गा सकता है। और सरसता, सरस्य अर्थात रसस्य काव्यस्य, काव्य जो रस है वो काव्य में क्या होता है? रस होता है। और भाषा जो होती है भाव के अनुकूल होनी चाहिए। तो ये थी आपकी कुछ विशेषताएं। अब विशेषताओं के बाद कविता में जो सौंदर्य की अनुभूति का जो स्थान है उसकी ओर आपको बताएंगे। सौंदर्य की अनुभूति का स्थान, जो सौंदर्य होता है कविता में, उसका स्थान किस प्रकार से बतलाया गया है। सौंदर्य की सौंदर्यानुभूति स्थान किसमें? कविता में। कविता में कविता मूलतः आनंदानुभूति और रसानुभूति की अभिव्यक्ति है। दूसरी बात है कि उसे ज्ञानवर्धक भी होना चाहिए। आनंदानुभूति और रसानुभूति, आनंद की अनुभूति और रस की अनुभूति होनी चाहिए। किसमें? कविता में। पर ये अलग बात है कि वो ज्ञानवर्धक भी होनी चाहिए। आनंद भी आना चाहिए और रस की अनुभूति भी होनी चाहिए। कविता की ये मूलतः विशेषता होती है, मूलतः स्थान होता है किसका? कविता में। पर ये भी बात होनी चाहिए कि कविता जो होती है वो प्रेरणास्पद होती है, ज्ञानवर्धक होनी चाहिए। यदि कविता आनंद रस संचार कर सके तो उसे सफल मानना चाहिए। आनंद संचार करने वाले तत्व ही काव्य का सृजन करते हैं। कविता यदि आनंद की अनुभूति कराती है, आनंद का संचार करती है, तो उसको सफल मानना चाहिए। ऐसा नहीं होता कविता आपने सारी पढ़ दी, कविता के भाव और सामने वाले को उसने ग्रहण किया ही नहीं, उसको आनंद आया ही नहीं, उसको कुछ समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या बात गया, क्या बोला, हम तो बोर हो गए उस चीज़ से। तो अगर कविता को सामने वाले रसानुभूति हुई, आनंद की अनुभूति हुई, सौंदर्य की अनुभूति हुई, तो कविता क्या माननी चाहिए? उससे सफल माननी चाहिए। काव्य सार्थक शब्द योजना का प्रतिफल है, अतः शब्द योजना की व्याख्या शिक्षण में अवश्य होनी चाहिए। भाव कविता की आत्मा है। कविता भाव जो होता है, मूल रूप से पहले बता दिया, जो भाव होता है वही कविता की
क्या होती है? आत्मा होती है। भाव के अनुसार ही कविता का लेखन किया जाना चाहिए। भाव कविता की आत्मा होती है। कविता पठन एवं विश्लेषणात्मक प्रश्नों की सहायता से बच्चों को कवि के भावों की अनुभूति कराना कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। कविता पठन एवं विश्लेषणात्मक प्रश्नों के द्वारा बच्चों को कवि के भावों की अनुभूति कराना। प्रश्न हम देते हैं, जब पद्यांश आपको पढ़ाते हैं तो भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं आपको, और गद्यात्मक में विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो भावों की अनुभूति कराना, लेखक ने इसके माध्यम से क्या कहना चाह रहा है उसके भावों से परिचित कराना विश्लेषणात्मक प्रश्नों के द्वारा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। अर्थ एवं भावानुभूति के अभाव में कविता में संगीत तत्व का ही आनंद लिया जाता है, उसकी आत्मा का नहीं। अर्थ एवं भावानुभूति के अभाव में अर्थ भी समझ में नहीं आए और उसके भावों की अनुभूति भी अगर नहीं हो तो कविता एक क्या कहलाएगी? एक संगीतात्मकता ही रहेगी। उसमें अर्थात आत्मा की अनुभूति हम नहीं कर सकते अगर उसका अर्थ समझ में नहीं आए और वो क्या भाव है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है, कहने का अर्थ क्या है, तो वो एक संगीतात्मकता के रूप में ही कहलाई जाएगी। हिंदी प्रशिक्षण में सेमिनार के प्रतिवेदन में काव्य के सौंदर्य को निम्न तत्वों की ओर आकर्षित किया जाता है। जब वेबिनार या सेमिनार होती हैं, उन सेमिनारों में जो मुख्य तत्व होते हैं वो उनके लिए निम्न तत्वों के द्वारा ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। जैसे ध्वनि सौंदर्य, पहला आएगा आपका ध्वनि की जो सौंदर्यता है उसके बारे में बतलाना। ध्वनि सौंदर्य, अनत्यानुप्रास, मध्यानुप्रास, अन्य अनुप्रास, यमक तथा गुरु लघु वर्णों की आवृत्ति। अनुप्रास जो है अनत्यानुप्रास, मध्यानुप्रास, यमक और लघु गुरु की आवृत्ति कराना। जो ध्वनि सौंदर्य है, जो अनुप्रास, जो अलंकार हैं उनके अनत्या, मध्या, यमक और लघु और गुरु गुणों की आवृत्ति को बतलाना। ध्वनि सौंदर्य के अंतर्गत कहाँ मध्यम करना है, कहाँ उच्च करना है, कहाँ पर यति विराम करनी है, उनके बारे में बतलाना, ध्वनि के बारे में बतलाना। फिर आएगा इसका नंबर 2 शैली सौंदर्य। शैली सौंदर्य में शब्दों का चयन होगा, कैसे कैसे शब्दों का लेना, कौन कौन से शब्द यहाँ पर उपयुक्त होने चाहिए। शैली सौंदर्य के अंतर्गत शब्द चयन, अलंकार प्रयोग, शब्द शक्ति, शब्द गुण, रसानुसार। शब्द चयन, अलंकार प्रयोग, शब्दों का चयन, अलंकार प्रयोग, शब्दों का किस प्रकार से चयन करना चाहिए, कौन कौन से अलंकारों का इसमें प्रयोग किया जाना चाहिए। शब्द शक्ति और शब्द गुण। शब्द शक्ति कौन कौन सी शब्द शक्ति आएगी? अव्यय, लक्षणा और व्यंजना। और अब शब्द गुण कौन कौन से? ओज, माधुर्य और प्रसाद गुण। रसानुसार शब्द योजना, प्रतीकात्मकता का प्रयोग, जो शैली है उनका शब्दों का चयन, कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग, सारी जो शब्द शक्तियाँ हैं उन शब्द लक्षणा में होगी, अवधा में होगी या व्यंजना में, प्रसाद गुण होगा, माधुर्य होगा या ओज गुण होगा। इन सारों का प्रयोग हमें शैली सौंदर्य के अंतर्गत किया जाता है। कविता के अंतर्गत कौन कौन सी शब्द शैली होनी
चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है कल्पना सौंदर्य। कल्पना सौंदर्य के अंतर्गत कल्पना सौंदर्य, इसमें क्या आएगा, मूर्त अमूर्त। जो मूर्त है और अमूर्त है, जो दिखता है और नहीं दिखता है, कल्पना के अंतर्गत प्रस्तुत अप्रस्तुत, मूर्त अमूर्त, जड़ चेतन, रस रूप गंध स्पर्श ध्वनि, ये सारी चीजें हैं कौन सा, अप्रस्तुत और प्रस्तुत। अमूर्त, मूर्त, जड़, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, कल्पना के माध्यम से ही तो करते हैं। रस, गंध, स्पर्श, अप्रस्तुत, प्रस्तुत को देख सकते हैं, मूर्त को भी देख सकते हैं, अमूर्त को नहीं देख सकते, रूप, ये सारी जो चीज़ें हैं, स्पर्श, ध्वनि आदि की चित्रात्मक व्यंजना कल्पना सौंदर्य के माध्यम से हम कविता में संप्रेषित करते हैं। कविता को और कविता की सौंदर्य अनुभूति के लिए हमें कविता में इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला आएगा वो है भाव सौंदर्य। अब भाव सौंदर्य में तो एक ही चीज़ आता है, क्या, रस। भाव तो रस को ही उद्रेक करता है, कौन सा, भाव सौंदर्य के अंतर्गत आता है रस। क्या आता है, रस। भाव के अंतर्गत तो केवल क्या, किसका प्रयोग करेंगे हम, रसों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है विचार सौंदर्य, उत्कृष्ट विचार, नीति साहित्य, विचार सौंदर्य, विचार सौंदर्य, इसमें आते हैं उत्कृष्ट विचार, नीति, सौंदर्य, इनको हमें संप्रेषित किया जाना चाहिए। तो कविता सौंदर्य अनुभूति में जो कविता का जो स्थान है वो सौंदर्य अनुभूति और रसरस अनुभूति का प्रयोग किया जाना चाहिए। निम्न कक्षा में हमें केवल भाव सौंदर्य पर बल देना ही चाहिए। तो आज हमने आपकी इसकी कुछ विशेषताएं एवं जो कविता होती है वो उसका स्थान या किन किन मूल तत्वों को कविता के अंतर्गत हम सम्मिलित करते हैं। तो पहली हो गई ध्वनि सौंदर्य, जिसमें आ गया जो अनुप्रास जो अलंकार है, यमक है, लघु और गुरु है, उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। शैली सौंदर्य के अंतर्गत शब्दों का चयन, अलंकार का प्रयोग, शब्द शक्ति, शब्द गुण और प्रयोगात्मक अलंकार का प्रयोग। कल्पना के अंतर्गत प्रस्तुत अप्रस्तुत, मूर्त रूप, मूर्त अमूर्त, जड़ रूप, रस गंध स्पर्श, चित्रात्मक ध्वनि चित्रात्मक काव्यों का प्रयोग करना। और भाव के अंतर्गत केवल रसों का ही प्रयोग किया जाता है। और विचार विश्लेषणात्मक सौंदर्य में हम उत्कृष्ट विचार और नीति सौंदर्य का विश्लेषण करना। ये आपको कविता की विशेषताएं एवं कविता का जो मूल स्थान है, मूल जो तत्व है, उनको समाहित करना। आशा करती हूँ आपको ये कविता जो विधि है उसकी विशेषताएं और जो कविता का जो मूल तत्व है वो समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो कविता का जो नेक्स्ट पार्ट रह गया उसके बारे में हम अध्ययन कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।